Hello students, this is lecture 1 for chapter number 7 alternating current of class 12. Dear students, chapter 1 to chapter 6 जो हमने बात की उसमें हमने जो सोर्स ऑफ एनर्जी लिया वो एक डायरेक्ट करंट सोर्स था। बैटरी जो हमने ली डीसी सोर्स था और जो सर्किट जुड़ा हुआ था वो भी डीसी सोर्स से जुड़ा हुआ था जो वायर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। ये जो डीसी करंट है जिसको हम डायरेक्ट करंट फुल फॉर्म कहते हैं या शॉर्ट में डीसी कहते हैं, इन करंट्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ नहीं बदलता है। यदि कोई वोल्टेज या करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कॉमनली चेंज होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है, तो उसे हम एसी वोल्टेज या एसी करंट कहते हैं। ठीक है, यदि वोल्टेज में चेंज आ रहा है तो वो एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा, और यदि करंट में टाइम के रेस्पेक्ट में उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो वो अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहलाएगा। या इसका मतलब ये है कि जो एसी वोल्टेज और करंट है वो साइन फंक्शन के रूप में आगे बढ़ता है, जैसे साइन वेव होता है वैसे आगे बढ़ता है। जो एसी वोल्टेज है उसका यूज़ हम ज़्यादातर आज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में करते हैं, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के केस में हमें एसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एसी वोल्टेज पर रन होती है। इसलिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो एसी वोल्टेज के रूप में चाहिए। इसलिए जो पावर कंपनीज होती हैं, पावर कंपनीज के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है। इसके पीछे जो मेन वजह है, मुख्य कारण जो है कि एसी वोल्टेज को पावर कंपनीज क्यों प्रेफर करती है डीसी वोल्टेज की तुलना में, तो इसकी मेन वजह है कि एसी वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू डीसी का ट्रांसमिशन। डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में अल्टरनेटिंग करंट का जो ट्रांसमिशन है वो इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, कन्वीनियंट होता है, सस्ता पड़ता है, इजी होता है और एफिशिएंट तरीके से होता है। और एसी वोल्टेज को हम एफिशिएंटली लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज से हाई वैल्यू वोल्टेज में या हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट की जाती है वो इकोनॉमिकल भी हो जाता है एसी के ट्रांसमिशन के केस में। ठीक है, इस चैप्टर में हम एसी पहले रजिस्टर के केस में अप्लाई करेंगे, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे रेजोनेंस फिनोमिना की। जब आप कोई ट्रांजिस्टर जो रेडियो आप सुनते हो तो रेडियो में क्या करते हो आप, डिजायर्ड चैनल सुनने के लिए यानी आप अपने रेडियो को ट्यून करते हो। एक बटन होता है उसको घुमाते जाते हो और वो बटन क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि रेजोनेंस के समय जो क्लैरिटी है सिग्नल की वो ज़्यादा अच्छी आती है, बेटर आती है। रेजोनेंस क्या होता है ये सब बातें हम जानेंगे। सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन में बताया, इट इज ए करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी और वी कैन से चेंजेज विद टाइम कंटिन्यूसली। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होता है उसे हम एसी करंट कहते हैं। या फिर हम एसी वोल्टेज की बात करें तो एक ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होता है उसे हम एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वोल्टेज एसी वोल्टेज ले रहा हूँ वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहा हूँ। तो जब एसी वोल्टेज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है बेटा, इस टाइप का ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, साइन वेव जैसा है, साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर जो वोल्टेज का वैल्यू है वो 0 है। ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू t/4 और यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू t/2। इसको आप कहते हो हाफ साइकिल।
ये पॉजिटिव हाफ है, फिर उसके बाद में ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। पहला पॉजिटिव हाफ और ये पहला नेगेटिव हाफ मिलकर के पूरा साइकिल बनाते हैं 0 से t। यहाँ से यहाँ तक का जो साइकिल है ये कंप्लीट साइकिल है। जितना मैक्सिमम एसी वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव साइड में होता है, सेम मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव साइड में हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल में एसी वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आता है। सिमिलरली एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा वो भी 0 आएगा। अब एसी वोल्टेज का ग्राफ हमने देखा साइन वेव के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? साइन वेव की फॉर्म में आ रहा है। और जो एसी करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट, यदि उसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो इस टाइप से आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है ना करंट की, वो इस मैक्सिमम वोल्टेज से कुछ कम आएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट हो गया। ये भी साइन वेव की फॉर्म में चलता है। ये इसका पॉजिटिव हाफ हो गया, यहाँ t/2 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ कैपिटल T, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? देखिए, एसी वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। एसी वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? V से। और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा t। कैसे? क्योंकि ये साइन फंक्शन है, साइन वेव है, तो t इज इक्वल टू 0 रखो तो V का वैल्यू 0 आ रहा है। आ रहा है या नहीं? t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो V का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन है, आप जानते हैं लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कि ये जो साइन वेव है इसका इक्वेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। हालांकि 11th क्लास में मैंने आपको बताया था। और इसमें देखें हैं तो जो करंट की वैल्यू है, करंट का जो एक्सप्रेशन है वो भी तो साइन वेव की फॉर्म में है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये तो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में हम कहते हैं एसी करंट। क्या कहते हैं शॉर्ट में? एसी करंट। और ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, शॉर्ट में क्या कहेंगे? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? एसी वोल्टेज। या फिर फुल फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे लिखिए, या फिर शॉर्ट में एसी वोल्टेज ऐसे लिखिए। ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट या तो पूरा लिखिए अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या फिर शॉर्ट में एसी करंट कहेंगे। इसको हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, अल्टरनेटिंग करंट करंट ऐसे नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे? एसी करंट। ठीक है, अब इसमें जो ये Vm है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है किसका? एसी वोल्टेज का, जिसे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज भी कहा जाता है। ये जो Vm है बेटा, ये Vm क्या है? दिस Vm इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज। वैसे ही यहां पर जो Im है, ये Im क्या होगा? ये Im है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट, या फिर आप और क्या कह दोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट ऐसे कह दोगे। अब ये अलग बात है कि कई बुक्स में इस मैक्सिमम वैल्यू को V0 से रिप्रेजेंट किया गया है और वोल्टेज को E से रिप्रेजेंट किया है, तो वो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट किया गया है, मैक्सिमम वोल्टेज को Vm लिखा गया है, ना कि V0। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, जहां पर Im क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट है, जिसको एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई एसी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ये था और फिर यहाँ देखिए ये डायरेक्शन हो गया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी करंट इज ऑल्सो चेंजिंग कंटिन्यूअसली। मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज या एसी करंट कोई भी ले लीजिए, ये भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना हो गया, फिर यहाँ पर इतना है, फिर यहाँ पर इतना है, फिर यहाँ पर इतना है, तो मैग्नीट्यूड भी बदलता जा रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो ऐसा वोल्टेज एसी वोल्टेज या करंट एसी करंट कहलाता है। अब एक बार हम बात कर लें डायरेक्ट करंट की भी। डायरेक्ट करंट, क्योंकि दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीसी करंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीसी करंट। ठीक है, आप डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज, आप जिसको भी डिफाइन करना चाहो, ए वोल्टेज
या डायरेक्ट वोल्टेज, ए डायरेक्ट करंट is that current whose magnitude and direction both remains same, या फिर आप क्या कहोगे, कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। और यदि हम वोल्टेज की बात करेंगे, डीसी वोल्टेज की बात करेंगे, तो डीसी वोल्टेज के केस में तो क्या आ जाएगा, डीसी वोल्टेज की यदि हम बात करते हैं तो कहेंगे ए डायरेक्ट वोल्टेज इज दैट वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन सेम। तो करंट की जगह वोल्टेज का नाम आप लिख दोगे तो डीसी वोल्टेज की डेफिनेशन हो जाएगी। अब यदि हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ यदि प्लॉट करें, ये मान लीजिए ये डीसी करंट है, ये डीसी करंट हम यहाँ पर ले रहे हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मैं टाइम लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक्स एक्सिस पर टाइम, और ये 0 है। तो जो डीसी करंट का ग्राफ है ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्यों? मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट चलता है। तो ये साइन वेव की फॉर्म में नहीं चल रहा। इसका मतलब जो डीसी वोल्टेज होगा, यदि मैं डीसी वोल्टेज की बात करूं तो V बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। V बराबर VM हो जाएगा। और जो करंट होगा I बराबर IM हो जाएगा। आगे कोई फंक्शन नहीं आएगा, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ये आपका डीसी करंट हो गया, डीसी करंट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? डीसी वोल्टेज हो गया, डीसी वोल्टेज हो गया। तो ये कुछ मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सिमिलरली डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज के बीच डिफरेंस बताए। अब देखिए यहाँ पर यदि आप ये जानना चाहते हो कि इस डायरेक्ट करंट की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हमारा डिस्कशन सेंटर्ड करेंगे, फोकस करेंगे। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इससे ये इक्वेशन कैसे आया? देखिए आप जानते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीच में, सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। क्या होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। और V की वैल्यू क्या है बेटा? VM साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और अपॉन R। तो ये जो VM अपॉन R है इसको लिख देते हैं हम IM। क्या लिख देते हैं? IM। तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो IM की वैल्यू क्या है? ये जो IM है यहाँ पर, इस IM को क्या लिखा जा सकता है बेटा? VM अपॉन R, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें AC करंट फ्लो हो रहा है, वो हमें गिवन होगा। तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पता है, वोल्टेज पता करना है, तो इस तरीके से VM इज इक्वल टू IM इंटू R से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एम्पलीट्यूड बता दिया। जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट का वो कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ AC करंट, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का वो कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज, ठीक है। और टाइम पीरियड आप जानते ही हैं। टाइम पीरियड, ये जो एक पूरा जो साइकिल है, इस ये कैपिटल T, ये कहलाता है टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यहां से स्टार्ट किए और ये यहां तक वन साइकिल हुआ, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, तो कैपिटल T आप जानते हो किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये मैं सब 11th क्लास में आपको बता चुका हूँ। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है। यदि आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यदि n का वैल्यू 1 ले लोगे तो ये 1 अपॉन टी लिखा जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। हमारे कंट्री में जो AC करंट का फ्रीक्वेंसी है इन इंडिया, यदि मैं यहाँ नीचे लिखूं, हमारे कंट्री में, इन अवर कंट्री, नोट करके आप लिखिएगा, नोट, इन अवर कंट्री जो AC वोल्टेज है बेटा, AC वोल्टेज या AC करंट जो है इन
India, in India, frequency of AC voltage कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज है 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। ठीक है। एंड यदि आप बात करें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का वैल्यू है 220 से 240, आप लिख सकते हो 240 वोल्ट, ये वोल्टेज का रेंज है। ठीक है। वहीं कई कंट्रीज में ये फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और वोल्टेज 110 है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए आगे और बात करेंगे इसके बारे में हम। तो ये बात हुई, एक जनरल डिस्कशन हुआ किसके बारे में? एसी और डीसी के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का क्या एडवांटेज है? डीसी, हम डीसी को ट्रांसमिट क्यों नहीं करते हैं? तो एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का क्या एडवांटेज है डीसी पर, ये बात कर लेते हैं। नंबर 1, द ट्रांसमिशन ऑफ एसी, राइट? ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज इजी, इकोनॉमिकल, राइट? इजी एंड इकोनॉमिकल। ट्रांसमिशन जो है एसी का वो इजी और इकोनॉमिकल है। दूसरा एडवांटेज क्या है? एसी का जो ट्रांसमिशन है एक तो इजी है और इकोनॉमिकल है। यदि हम दूसरे एडवांटेज की बात करें, कन्वर्जन ऑफ लो एसी वोल्टेज इनटू हायर AC voltage और वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ लो AC वोल्टेज इनटू हायर AC वोल्टेज और वाइस वर्सा, यानी हाई को लो में या लो को हाई में, इज इजी यूजिंग ट्रांसफार्मर की हेल्प से इनका कन्वर्जन इजी होता है। तीसरा, लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ AC आर लेस एज कंपेयर टू डीसी के कंपैरिजन में जो एसी का ट्रांसमिशन लॉस है वो कम होता है। नंबर 4, एसी इज ए सरफेस करंट और वी कैन से स्किन करंट। क्या है? स्किन करंट है। कौन? एसी इज ए सरफेस करंट और स्किन करंट बिकॉज it flows through surface of a wire. Therefore we do not require a wire which is purely made up of either aluminium और कॉपर। हम एल्युमिनियम वायर्स का यूज करते हैं एसी के ट्रांसमिशन में, लेकिन हम आयरन वायर वी कैन टेक आयरन वायर as it is cheaper than aluminium. We take iron wire and deposit
एल्यूमिनियम layer over the surface of iron wire। सरफेस ऑफ आयरन वायर पर एल्युमिनियम लेयर डिपॉजिट करने से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो एसी करंट है वो एक सरफेस करंट है, सरफेस में फ्लो होता है। स्किन करंट है, ये स्किन इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो पूरा की पूरा प्योर एल्युमिनियम वायर लेने की जरूरत नहीं है। आप आयरन वायर लीजिए और आयरन वायर की सरफेस में एल्युमिनियम डिपॉजिट कर दीजिए, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब हमारा ये एसी का ट्रांसमिशन नो डाउट इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेज हैं, लेकिन कम से कम इतने एडवांटेजेज तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है एसी का वो भी इजी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी इज ऑल्सो इजी एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। चलिए अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर पॉजिटिव हाफ। ठीक है, पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या है? पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या है? देखिए अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है अल्टरनेटिंग करंट। इधर करंट लेते हो अल्टरनेटिंग करंट और इधर टाइम लेते हो, तो ये यहां से जीरो से ये जो T/2 है ये कहलाता है पॉजिटिव हाफ। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव हाफ। तो यहां जीरो से T/2 तक के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम कंप्लीट हाफ के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका कारण भी आपको समझ में आएगा और करके दिखाऊंगा अभी मैं, और रिजल्ट क्या आएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हम कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो देखिए, सिंस ये पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, अल्टरनेटिंग करंट क्या लिखा जाता है? आई एम साइन ओमेगा टी, ये लिखा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इज दिस। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू, देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। ठीक है, पॉजिटिव हाफ यानी 0 to T/2 की बात हो रही है। तो इसके लिए एवरेज वैल्यू हमें अल्टरनेटिंग करंट का निकालना है, तो मैं इसको आई एवरेज लिख देता हूं। चलिए, आई एवरेज। ठीक है, यहाँ कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा गया, आई के ऊपर बार लगा दिया है, तो ये भी एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू भी इसको कह सकता है वो। ठीक है, आई एवरेज इज इक्वल टू होगा, क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to कहां से कहां तक? T/2 तक, 0 से T/2 और 1/T/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एवरेज का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में इसका हम यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंटीग्रेशन से निकालेंगे हम, आई dt का इंटीग्रेशन करेंगे। आई dt का कहां से कहां? पॉजिटिव हाफ के लिए यानी 0 से T/2 के लिए। जब एवरेज निकालते हैं तो ये जो पावर है, ये जो पावर होती है बेटा, यहाँ इंटीग्रेशन से पहले 1 में आ जाती है। तो इसको रीअरेंज यदि हम करें तो दोबारा से क्या लिखा जाएगा इसको? आई एवरेज इज इक्वल टू, ये T/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/T, और इंटीग्रेशन 0 to T/2 आई dt, सिंपली ये बन जाएगा। ठीक है, तो या तो सीधे ऐसे लिख दो या फिर समझने के लिए पहले ऐसे लिखो। तो ये फॉर्मूला है एवरेज का। तो पॉजिटिव हाफ के लिए लिया है, इसलिए लिमिट्स लिए हैं 0 से T/2, और किसका निकाल रहे हैं हम? एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का, इसलिए यहाँ आई आया है। और अल्टरनेटिंग करंट में किसके रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए इंटीग्रेशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। और जो लिमिट यहाँ अपर लिमिट है उसको 1 में यहाँ लिख देते हैं, तो ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम आई की वैल्यू रख दें। किसकी वैल्यू रख दें?
आई की वैल्यू, सिंस आई इज इक्वल टू क्या है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, आई एम साइन ओमेगा टी, ये है, ठीक है। देयर फोर आई एवरेज क्या लिखा जाएगा, आई एवरेज वुड बी इक्वल टू 2/t और 0 से t/2 ये लिमिट है, और आई की जगह लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी, ये डब्लू नहीं है ओमेगा है, घुमा के लिखना है थोड़ा सा ये, ठीक है, ओमेगा टी डी टी, आई एम साइन ओमेगा टी तो आई की जगह लिखा और ये डी टी आ गया। अब इसका सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन आपको आता होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू, हालांकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2/t ये मैंने बाहर रखा, आई एम टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है तो इसको भी बाहर लिया जा सकता है। अब इंटीग्रेशन किसका बच गया, 0 से t/2, इंटीग्रेशन होगा केवल साइन ओमेगा टी डी टी का। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप ध्यान करो क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा 1/ओमेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, आगे बढ़ते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर 1/ओमेगा आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी का। तो एवरेज वैल्यू जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का, फिर क्या लिखा जाएगा, एवरेज वैल्यू लिखा जाएगा 2im अपॉन टी, ये तो बाहर था, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था, 0 से t/2 था, और हम साइन ओमेगा, सॉरी ये इंटीग्रेशन तो अब फिनिश हो चुका है, इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी की जगह ये आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में आप लिख दीजिए माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 से t/2 थी। देखिए जरा, ये था हमारा एक्सप्रेशन, आई एवरेज इज इक्वल टू 2/t, आई एम 2im/t तो बाहर है, और इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो ये सिंबल हट जाएगा, तो ये सिंबल हट गया और ब्रैकेट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आई एवरेज इज इक्वल टू 2im/t, और ओमेगा को भी बाहर लिया जा सकता है क्योंकि ये भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और माइनस को भी बाहर ले लो, तो ओमेगा और माइनस तो ऊपर ले लिया हमने, और ओमेगा को नीचे टी के साथ लिख दिया, और अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t/2। चलिए अब लिमिट अप्लाई कीजिए, आई एवरेज इज इक्वल टू -2im अपॉन कैपिटल टी, लिमिट आप अप्लाई करो अपर लिमिट, तो कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह क्या आएगा बेटा, कैपिटल t/2 आएगा, माइनस कॉस स्मॉल टी की जगह अब क्या आएगा, लोअर लिमिट, तो कॉस 0 है, तो ये तो ओमेगा इंटू 0 कॉस 0 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो गया ये। अब इसको और सॉल्व कीजिए, अब जानते हैं आप, क्या जानते हैं, जो t का वैल्यू होता है बेटा, t का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, t का वैल्यू, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2π/ओमेगा। देयरफॉर दिस आई एवरेज में ऑल्सो बी री रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा, -2im, और t की जगह लिखा 2π/ओमेगा, ठीक है, ये नीचे लिख दिया हमने, और फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर कॉस ओमेगा, t की जगह लिखा 2π/ओमेगा और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो यहाँ देखिए ओमेगा ऊपर चला जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, -im ओमेगा अपॉन पाई, ये यहाँ रहा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो रहा है क्योंकि 2π/ओमेगा है, ओमेगा नीचे आएगा तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये सिंपली क्या बचेगा, कॉस पाई बचेगा -1, और कॉस पाई का वैल्यू आप जानते होंगे, कॉस पाई का वैल्यू आप जानते होंगे, देखिए हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बातें ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, साइन ओमेगा टी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी क्या होता है, साइन ओमेगा टी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
आप टी की जी जी सॉरी साइन एन पाई, ओमेगा टी नहीं, साइन एन पाई लिखिए यहाँ, साइन एन पाई, ध्यान रखिएगा, साइन एन पाई, साइन एन पाई है ये बेटा, साइन एन पाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन क्या होता है, 0 होता है। और कॉस एन पाई, कॉस एन पाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन क्या होता है, -1 होल रेज टू द पावर एन, -1 होल रेज टू दी पावर एन, ये होता है, ध्यान रखिएगा। साइन एन पाई तो हमेशा 0 आएगा, आप एन की जगह 0 रखो तो साइन 0 0 होता है, एन की जगह 1 रखो तो साइन पाई 0 होता है, एन की जगह 2 रखो तो साइन 2 पाई 0 होता है, एन की जगह 3 रखो साइन 3 पाई 0 आएगा। वैसे ही इसमें कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1 होल रेज टू दी पावर एन, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा कॉस पाई, और यहाँ आ जाएगा -1 होल की पावर 1, यानी -1 वैल्यू आएगा, यानी कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये -1। इसको सॉल्व करें तो -2 अंदर आया, ये -1 -2 और बाहर माइनस है तो 2 प्लस हो जाएगा im ओमेगा अपॉन पाई, ठीक है, ये आया 2im ओमेगा अपॉन पाई, 2im ओमेगा अपॉन पाई। ओहो, ये देखिए बेटा ऊपर ओमेगा भी रह गया, ये ओमेगा को लिखना है यहाँ, ये ओमेगा छूट गया था क्योंकि लास्ट में ओमेगा नहीं आएगा, ये ओमेगा छूट गया था तो ओमेगा को लिखते जाइए आप, ये ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल होगा, ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल होगा, ठीक है, ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ओमेगा छूट गया था तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, ओमेगा लिखा हमने, ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो गया तो ये 2im अपॉन पाई, 2im अपॉन पाई, ये आई एवरेज आ गया पॉजिटिव हाफ के लिए, एवरेज वैल्यू आ गया किसका, अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ के लिए वैल्यू आ गया। जब अल्टरनेटिंग करंट आ गया तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये क्या लिखा जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की यदि हम वैल्यू लिखना चाहें तो ये क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू जो होगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये लिखना है अभी हमें। तो देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो I एवरेज की जगह क्या लिखेंगे, I एवरेज की जगह क्या लिखेंगे बेटा, B एवरेज अपॉन R लिखेंगे, V एवरेज अपॉन क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, I एवरेज को इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू IM को क्या लिखेंगे, BM अपॉन R लिखेंगे, IM को क्या लिखेंगे, BM अपॉन R लिखेंगे, और नीचे पाई है ही, और इसको सॉल्व कर लो तो V एवरेज अपॉन पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2VM अपॉन R इंटू पाई। अब देखिए जरा, यहाँ भी R था, ये R है, ये R है बेटा, V एवरेज अपॉन R इज इक्वल टू 2VM अपॉन R इंटू पाई। अब देखिए R से ये R कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, V एवरेज का जो वैल्यू आया, V एवरेज का वैल्यू आ गया 2VM अपॉन पाई, 2VM अपॉन पाई, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का रिलेशन आ गया। ये ध्यान रखिए हमने पॉजिटिव हाफ के लिए निकाला है। अगर यदि हम इसमें पाई का वैल्यू रख दें ना बेटा, यदि इसमें पाई का वैल्यू कितना 3.14 और फिर इसे सॉल्व करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, I एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 0.637 IM, 0.637, पाई की वैल्यू रखो 22/7 रखो या 3.14 रखो, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि I एवरेज इज इक्वल टू 63.7%, 63.7% किसका, ऑफ IM, यानी मैक्सिमम करंट का, मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट का 63.7% क्या होता है, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट होता है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द 63.7% ऑफ मैक्सिमम करंट, ध्यान रखिएगा। वैसे ही यहाँ पर यदि हम पाई की वैल्यू रख दें तो इस V एवरेज को क्या लिखा जा सकता है बेटा, पाई की वैल्यू रखो तो वही वैल्यू आएगी कितनी, 0.637 VM आ जाएगा, यानी
मैक्सिमम वोल्टेज का 0.637 टाइम्स क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 63.7% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, 63.7% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए ये बात जो हमने की है ये पॉजिटिव हाफ के लिए किया है। अब देखिए आगे यदि हम नेगेटिव हाफ की बात करें तो नेगेटिव हाफ के लिए जो वैल्यू आएगी फॉर, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, नोट करके आप लिख लेंगे, नोट करके, पहला नोट है फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर नेगेटिव हाफ जो वैल्यू होगी फॉर नेगेटिव हाफ, द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट कितनी आएगी, नेगेटिव हाफ के लिए जो वैल्यू आएगी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू वो आएगी, पॉजिटिव हाफ के लिए आ रहा था 2Im अपॉन पाई, नेगेटिव हाफ के लिए आएगा -2Im अपॉन पाई। नेगेटिव हाफ का मतलब होता है कि जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कहां से कहां, t/2 से t कैलकुलेट करोगे, तो जो वैल्यू 0 से t/2 के लिए आ रही थी वही वैल्यू t/2 से t के लिए आएगी, लेकिन ये 0 से t/2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, तो t/2 से t जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट इतना आएगा नेगेटिव हाफ के लिए, और वोल्टेज जो होगा फॉर नेगेटिव हाफ, फॉर नेगेटिव हाफ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लेना, एसी वोल्टेज भी इसको कह सकते हो आप। ठीक है, या फिर इसको एसी करंट भी कह सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट को, ये भी ध्यान रखा करो। चलिए एवरेज वैल्यू क्या आएगी, एवरेज वैल्यू जो आएगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो पॉजिटिव हाफ के लिए कितनी आ रही थी, 2Vm अपॉन पाई आ रही थी, तो नेगेटिव हाफ के लिए -2Vm अपॉन पाई आएगी। ठीक है, अब जब नेगेटिव हाफ के लिए मैग्नीट्यूड तो वही आ रहा है लेकिन डायरेक्शन जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू की बात करो चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करो, एवरेज वैल्यू जो आएगी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वो क्या आएगी, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं, दैट इज 0 to कैपिटल T, ये पूरा साइकिल होगा। तो पूरे साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, विल बी जीरो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल क्या होती है, 0 होती है। वैसे ही एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर ए कंप्लीट साइकिल क्या होती है, 0 होती है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये 0 आती है, कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी कंप्लीट साइकिल कहो या फुल साइकिल कहो एक ही बात है, कंप्लीट साइकिल बोलो या फुल साइकिल बोलो एक ही बात है, कंप्लीट बोलो या फुल बोलो एक ही बात है। तो फुल साइकिल के लिए या कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, ये क्या आती है, 0 आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम कभी भी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को एक फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते, इसे हमें हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हुआ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ, ठीक है, एंड फॉर फुल साइकिल, हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। हाफ साइकिल के लिए तो 2Im अपॉन पाई आ रहा है और फुल साइकिल के लिए 0 है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ के लिए बोलता है, यदि अब देखना क्वेश्चन कैसे पूछता है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, +2Im अपॉन पाई, +2Im अपॉन पाई।
यदि वो पूछता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर नेगेटिव हाफ, तो आप लिखेंगे -2Im/पाई। यदि वो पूछता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल, तो आप लिखेंगे 0। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। चलिए एक बात और करते हैं यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी वैल्यू? रूट मीन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में हम RMS भी कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी AC करंट का RMS वैल्यू हमें चाहिए। जब AC करंट का RMS वैल्यू आ जाएगा तो AC वोल्टेज का भी हम लिख लेंगे। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इफेक्टिव वैल्यू है इसकी AC की, ठीक है, या वर्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए it is the effective value, it is, या ऐसे लिख सकते हो, it is also called effective value। RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू कहो, या फिर और इस वर्चुअल वैल्यू क्या कहते हैं? वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, इसका AC का वर्चुअल वैल्यू है, अल्टरनेटिंग करंट का वर्चुअल वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है। कौन? RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू बोलो, इफेक्टिव वैल्यू बोलो, वर्चुअल वैल्यू बोलो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये AC करंट होता है, आप सब जानते हैं, इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से मूव करती है, साइन वेव की फॉर्म में आगे बढ़ता है। ये 0 होता है, इधर आप करंट ले रहे हो, इधर आप ले रहे हो टाइम। ठीक है, ये T/2 हाफ साइकिल हुआ और यहाँ पर कंप्लीट साइकिल हो गया। तो जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है वो आप जानते ही हो, I = Im sin ω t। ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है फॉर AC करंट। ठीक है, फॉर AC करंट हम जो इक्वेशन लिखते हैं AC करंट का, वो ये लिखते हैं I = Im sin ω t। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट, AC करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा RMS, IRMS ऐसे लिखेंगे। ये सिंबल होगा रूट मीन स्क्वायर का, IRMS, और ये क्या होगा? जैसे बोल रहा है रूट, रूट का मतलब ये अंडर रूट। ठीक है, मीन, रूट मीन का मतलब ये बार, एवरेज जिसको आप कह रहे हो, और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये किसका स्क्वायर? I का स्क्वायर। तो देखो रूट और ये मीन और ये स्क्वायर किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। ये होता है RMS वैल्यू। क्या होता है ये? RMS वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। रूट की जगह ये रूट आ गया, फिर मीन है तो ये मीन आ गया, एवरेज जिसको कहते हो, फिर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, I² एवरेज, है ना, मीन, होल रेज टू द पावर, रूट को क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 लिख सकते हो। अब देखिए इसका जो मीन वैल्यू होगा, जो मीन वैल्यू होगा किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट का जो मीन वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, अब फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, यानी 0 से t के लिए निकालेंगे मीन वैल्यू। ठीक है, I² dt होल रेज टू द पावर हाफ। देखो मीन की जगह क्या लिखा हमने? इंटीग्रेशन 0 to I² dt। अभी कुछ कमी है इसमें, क्या कि जो अपर लिमिट होती है वो 1/, में आ जाती है। तो यहाँ हम फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब हम निकालते हैं तो फुल साइकिल लेते हैं, 0 से t की बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में। ठीक है, तो रूट की जगह हाफ लगाया
और आई स्क्वायर मीन का वैल्यू लिखा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर dt। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए। आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/t एज इट इज लिखा, लिमिट 0 से t, और आई का वैल्यू कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, यही है ना। आई का वैल्यू रखा dt और होल रेज टू द पावर हाफ, ये आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करके लिखा जा सकता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/t 0 से t आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और होल रेज टू द पावर हाफ, ये लिखा गया। होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए आगे सॉल्यूशन क्या होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन में से आई एम स्क्वायर बाहर लिया जा सकता है इंटीग्रेशन से, आई एम स्क्वायर यहां से हटा करके यहां आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई एम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आई एम स्क्वायर को यहां टी के ऊपर लिख दो, तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट आई एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल टी। ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होल रेज टू दी पावर हाफ, होल रेज टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें पता नहीं है, नहीं पता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम देखिए जानते हैं सिंस ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते होंगे सब, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं थीटा की जगह ओमेगा टी लिख देता हूँ तो cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा थीटा की जगह, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी आ जाएगा। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखो, देयरफॉर आई आर एम एस बराबर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आई एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी 0 से कैपिटल टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और इंटू डी टी होल रेज टू द पावर हाफ। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। आई एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी, ब्रैकेट ओपन करें 0 से t, और ये dt जब यहाँ आएगा तो 1/2 हो जाएगा और इंटू डी टी। ठीक है, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस आई एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 to t, और ये देखिए 1/2 cos 2 ओमेगा टी, इसके नीचे भी तो आएगा 2, ठीक है, डी टी होल रेज टू दी पावर हाफ, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। चलिए इतना आ जाएगा ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन टी, और ये 2 को इधर लिया जा सकता है तो 2t, और dt का इंटीग्रेशन t होगा, और लिमिट क्या हो जाएंगी 0 से कैपिटल टी, ये सॉल्व हो गया। माइनस इस 2 को भी बाहर ले लो, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल टी, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, क्योंकि 2 ओमेगा टी का क्या होगा 1/2 ओमेगा, और cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा प्लस sin 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से कैपिटल टी ऑल रेज टू द पावर हाफ, ये हो गया। सॉल्व कीजिए आगे। आई देखो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा।
ठीक है। यदि साइन 2 ओमेगा टी होता तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा होता। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कैपिटल टी तो आएगा सिंपली, और माइनस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर क्या आएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 टी है, और 2 ओमेगा यहाँ से इधर ले लो तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा टी। 2 ओमेगा को भी मैं इधर ले आया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा, टी की जगह 0 आएगा तो साइन 0 हो जाएगा सिंपली, और होल रेज टू द पावर क्या है, हाफ। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ें। आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखो टी से टी कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा आई एम स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर बचा माइनस, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। आई एम स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा, टी की जगह क्या लिख दूं मैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख दूं। टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख दिया, और ब्रैकेट में साइन 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा और टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा रखा, और साइन 0 तो 0 होता है, ये होल रेज टू दी पावर हाफ। ठीक है यहाँ तक। आगे सॉल्व कीजिए। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, 8 पाई हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 8 पाई हो गया, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 8 पाई, और यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, साइन 4 पाई, और मैंने आपको बताया था साइन 4 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन। ठीक है, तो साइन 4 पाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो गया साइन 4 पाई, और ये भी 0 है, ऑल रेज टू द पावर हाफ, यानी ये टर्म 0 हो गया। यानी क्या आ गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2 होल रेज टू द पावर, ये हो गया 0, होल रेज टू द पावर हाफ। और सॉल्व करें इसको तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या आ गया, आई एम अपॉन रूट 2 आ गया। तो ये आर एम एस वैल्यू आया किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट का ये आर एम एस वैल्यू आ गया। ठीक है, यदि अल्टरनेटिंग करंट हमें मिल गया तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हमें मिल जाएगा, देयरफॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की यदि आरएमएस वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखी जाएगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू लिखिए, आई आरएमएस की जगह क्या लिखेंगे, वी आरएमएस अपॉन आर लिखेंगे। ठीक है, और आई एम की जगह क्या लिखेंगे, वी एम अपॉन कैपिटल आर लिखेंगे, अपॉन रूट 2। अब देखिए आर और आर, ये आर नीचे आ जाएगा और दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम अपॉन रूट 2। ये आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब ये 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 707 टाइम्स ऑफ आई एम। यानी क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना परसेंट, 70.7% ऑफ आई एम, ये होता है आर एम एस वैल्यू। जबकि एवरेज वैल्यू कितना था पॉजिटिव हाफ के लिए, 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू था। तो आर एम एस वैल्यू कितना आ रहा है, 70.7% कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इसको भी क्या लिखा जा सकता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू लिखा जाएगा 0.707, 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू इतना आता है, इंटू वी एम, या फिर लिखा जाएगा 70.7% ऑफ वी एम। ये आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज का, 70.7% आ रहा है। कितना आ रहा है, 70.7% आ रहा है।
और ध्यान रखिएगा आरएमएस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है। आरएमएस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमने अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग जाना। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में हमने छोटा सा एक डिफरेंस डिस्कस किया, और अल्टरनेटिंग करंट के डीसी करंट के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज होते हैं ये जाना। और उसके बाद में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैलकुलेट किया पॉजिटिव हाफ के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट किया एवरेज वैल्यू, और उसके बाद में हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।